वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पिक्स 360। और वैम्पिक्स 360 आप लोगों की पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा है। और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत रिसर्च करने के बाद और एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस को और जो भी अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं एनटीए के द्वारा और यूनिवर्सिटीज के द्वारा उन क्वेश्चंस को एनालिसिस किया जाता है। देन आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होंगे और उनके बीच में नई चीजें क्या है, नया आइडिया क्या है, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है जो कि आजकल चर्चे में है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इन सभी चीजों को मैं कवर करती हूँ इस क्लास में। तो क्लास हमारी 7th है एमसीक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले की 6 क्लासेस को नहीं देखा है वो उन क्लासेस को जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और ऐसे ही एग्जाम्स के आने तक मैं आप लोगों को कम से कम इतनी तैयारी करा दूंगी कि आप लोग खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से लिया गया है। ओके, नए क्वेश्चंस भी देखकर आप नहीं घबराएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये तो करना ही होता है तो कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पाए और हम इनमें जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो लोग भी इसे जान पाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और मेरे काम को और मेरे काम के लिए प्रेरित करने के लिए ना ये सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक संगठन के किस रूप में प्राधिकरण मुख्य रूप से व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित होता है। तो हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे पहले क्लास में 40 क्वेश्चंस किए थे उसकी उसी के आगे का पार्ट है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन विच फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द पर्सनल पावर। सो यहाँ पर आप लोगों को कुछ समय का टाइम दिया गया है और क्वेश्चन को सोच लीजिए, देन अपने आंसर्स को दीजिए। सो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन 1, पैट्रिमोनियलिज्म। ओके, तो उसके अंदर ही व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित होती है राजनीतिक संगठन। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईरानी क्रांति कब हुई। तो कब हुई ईरानी क्रांति, फटाफट बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सो राइट आंसर क्या है ये बताना है। सो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, 1979। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का आदर्श वाक्य है। तो आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, यानी उनका जो मोटो है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक से क्वेश्चन पूछ रहा है मोटो, ये तो हमने 12th में पढ़ा था। 12th का जब हम आसियान का पार्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि आसियान का मोटो क्या है, क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, यानी आसियान के जो सदस्य होते हैं उसमें इस बात के लिए प्रोमिस करते हैं कि हम एक दृष्टिकोण रखेंगे, एक पहचान के लिए काम करेंगे और एक समुदाय के लिए काम करेंगे। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। नेक्स्ट है आरसीईपी का विस्तृत रूप क्या है। आरसीईपी का विस्तृत रूप क्या है। सो आरसीईपी का विस्तृत रूप है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। और ये 10 जो आसियान के सदस्य हैं उनके बीच में किया गया है। ओके, और 21st समिट इनका 2012 में कराया गया। ओके,
नेक्स्ट है प्रशुल्क और व्यापार के सामान्य समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था। अब देखिए, नॉर्मली हम हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी प्रशुल्क और व्यापार के सामान्य समझौता तो नहीं पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये गेट्स के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो गेट्स की स्थापना कब हुई थी, तो गेट्स की स्थापना होती है 1947। कब हुई, 1947 में, जो कि आगे चलकर WTO का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटलांटिक काउंसिल वर्किंग ग्रुप किससे संबंधित है। सो अटलांटिक काउंसिल वर्किंग ग्रुप किससे रिलेटेड है। 10 सेकेंड्स का टाइम भी आप लोगों के पास। तो ये रिलेटेड है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, और इसे अपॉइंट किया गया था 1977 में। ओके, इसे अपॉइंट किया गया था 1977 में। क्यों अपॉइंट किया गया था, तो ये इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि यूएन में जो सुधार करने हैं उन चीजों का पता लगाए कि हम यूएन को किस तरीके से और प्रभावी रूप से काम करने के लिए सुधार सकते हैं। ठीक, तो अटलांटिक काउंसिल ग्रुप, उसका एम था यूएन में सुधार करने की खोज करना, और ये यूएस द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद है कैरिबियन समुदाय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कब की गई थी कैरिबियन समुदाय की स्थापना। इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। ओके, 1973 में कैरिबियन समुदाय है उसकी स्थापना की गई थी, और इस समुदाय के अंदर 20 देशों का समूह है। ओके, जिसमें से 15 जो मेंबर्स हैं, 15 एक्चुअल मेंबर्स हैं और 5 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुए वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के विकास में एक उत्प्रेरक घटना है। सेकंड है कि पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग को लोकप्रिय रूप से सेब्रेंटलैंड आयोग के रूप में जाना जाता है। एंड थर्ड है, वन सिद्धांत जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 के परिणामों में से एक था। एंड फोर्थ है, एजेंडा 21 1992 के रियो शिखर सम्मेलन के परिणामों में से एक है। तो कौन सा सही विकल्प है। इसका सही विकल्प है आपका, देखिए, ऑप्शन जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, वन ये सही है, सेकंड भी सही है, ब्रेंटलेट आयोग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ये जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही हुआ था, और जो एजेंडा 21 है वो 1992 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पणी स्त्री पैदा नहीं होती उसे बनाया जाता है, साइमन दे बुआ द्वारा उनकी किस रचना में कही गई है। एक काफी फेमस स्टेटमेंट है, स्त्री पैदा नहीं होती उसे बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट साइमन दे बुआ ने दिया है, बट ये स्टेटमेंट किस बुक में दिया गया है। यहाँ पर देखिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम लोग जब भी फेमिनिज्म पढ़ते हैं तो हम साइमन दे बुआ को पढ़ लेते हैं, और साइमन दे बुआ ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है और कौन सी बुक दी है वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन किस बुक में कौन सी स्टेटमेंट दी है वो तो नहीं पढ़ते। तो जिसने ये मिस्टेक किया होगा वो ये आंसर नहीं अटैम्प्ट कर पाएगा। आप लोगों के पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ नया फैक्ट पता है साइमन दे बुआ की राइटिंग्स के बारे में या उनके स्टेटमेंट्स के बारे में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका द सेकंड सेक्स। ये साइमन दे बुआ की बुक है जो कि उन्होंने 1949 में लिखी थी। नेक्स्ट है, भारत और यूएस के बीच मित्रता संधि 1971 पर हस्ताक्षर करते समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे।
कौन थे भारत के विदेश मंत्री? देखो, लाल बहादुर शास्त्री, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो ये तो होंगे ही नहीं। इसके अलावा तीन बच गए, हम तीनों में से करेक्ट बताइए। तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह जो थे वो उस वक्त हमारे विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित निम्नलिखित प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित अधिनियम पूर्व नीति के 4C में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पूर्व की ओर जो देखो नीति है उसके अंदर 4C वर्क करती है, और इस यहाँ पर 4C का स्टेटमेंट दिया हुआ है, और जो पूर्व की ओर देखो नीति का 4C स्टेटमेंट है उसमें इन चारों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? बताइए। राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर पता है तो वो भी शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, सहयोग। ओके, नेक्स्ट है भारत के किस शहर में 1986 में आयोजित सार्क के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन 2, बेंगलोर में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? सो इसका राइट आंसर क्या है? 2019 में भारत का सूचकांक क्या है? वर्ल्ड बैंक इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, 63rd रैंक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थलों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट क्या है वो बताना है, राइट आंसर बताइए। तो यानी देखिए, अब हमको यूनेस्को का, जो यूनेस्को है यूएन का, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, क्योंकि हम लोग यही पढ़ लेते इसके सदस्य, इसका काम और इसका मुख्यालय, लेकिन अब हमको ये भी पढ़ना होगा कि कौन कौन से हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया उसमें जुड़े हुए। सो इसका राइट आंसर है रुजमेट मठ सिक्किम। ठीक, ये हमारे विश्व के विरासत स्थलों में शामिल नहीं है। और अगर बात करें हम जयपुर शहर राजस्थान की, तो इसे 2020 में शामिल किया गया था धरोहर के रूप में। उसके बाद जो लाल किला परिसर है उसको 2007 में शामिल किया गया था, और जो तमिलनाडु का माउंटेन रेलवे इंडिया है उसको 1919 में ही शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा सन टेम्पल कोणार्क है एक उड़ीसा का ही, उसको भी शामिल किया गया है, जिसको 1984 में शामिल किया गया था। ओके, और हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो है गुजरात का, उसको भी 2017 में 2017 में सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व में काम करो नीति किस आसियान देश की पश्चिम की ओर देखो नीति के पूरक? तो कहां से अडॉप्ट किया है, कहां से देखा है? तो इसे लिया गया है कहां से, आपको बताने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। आप लोग का टाइम पूरा हो जाएगा तब मैं आपको आंसर बताऊं। तो इसको लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट से, और थाईलैंड ने इसको 99, जो थाईलैंड है, थाईलैंड ने इसको अडॉप्ट, मतलब थाईलैंड से हमने इसको अडॉप्ट किया था 1996 में। ओके, नेक्स्ट है भारत चीन संबंधों से संबंधित विवरणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस के बारे में दिया गया है, तो आप लोगों को
फॉरेन पॉलिसी में इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, इंडिया एंड जो उसके पड़ोसी देश हैं उसका स्पेशल पार्ट दिया हुआ है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आर वेंकटरमन पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा किया। उसके बाद भारत और चीन ने 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद 2013 से 2018 के बीच चीन ने भारत को 62% हथियारों की बिक्री की। ये तो सरासर झूठ है। उसके बाद भारत चीन जनवादी गणराज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी देश था। सो कौन कौन सी करेक्ट आंसर है? एलिमिनेट कीजिए, देखिए एलिमिनेट करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाए। ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 2018 में तो अपनी बॉर्डर पे मारधाड़ चल रही है, तो हथियारों की बिक्री कहां से हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ रसद विनिमय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो राइट आंसर क्या है इसका? लेमो पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? और लेमो देखो साइन हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 29 अगस्त 2016 में। बट किसके साथ हुआ? तो ये हुआ था यूएसए के साथ। ओके, नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किस से संबंधित बताइए, करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, सेकेंड एंड फोर्थ। वासेनार व्यवस्था, वासेनार से जुड़ा हुआ है, और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्निकल कंट्रोल रीजियन भारत उसका सदस्य है। उसके बाद है, उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत की विदेश नीति के निर्माण में नेहरू की भूमिका के बारे में दिया गया है, और करेक्ट स्टेटमेंट हमें खोजना है। तो कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो देखिए, फर्स्ट है कि नेहरू ने लगातार विदेश मंत्रालय को स्थापित किया, और 1947 से 1964 तक भारत की स्वतंत्रता के बाद की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। उसके बाद है, 1936 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों का उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक अलग विदेशी कार्य विभाग को खोला गया। सो ये भी करेक्ट है। उसके बाद नेहरू ने भारत की विदेश नीति के निर्माण में एच.एल. दास की विचारधारा का पालन किया, जो कि उदारवाद और मार्क्सवाद का संश्लेषण थी। सो ये भी करेक्ट है। और गैर भागीदारी और गैर उलझाव पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित कूटनिरपेक्षता की नीति स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। सो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रासंगिक, माफ कीजिए, ये वाला करेक्ट नहीं है। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तो यस, गुट निरपेक्ष होना मतलब तटस्थ होना नहीं। तटस्थ मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे पर हम बोलेंगे नहीं, एक्टिव ही नहीं रहेंगे। लेकिन जो गुट निरपेक्षता में शामिल होता है, गुट निरपेक्ष समूह होता है, वो हर मुद्दे पर एक्टिव होता है, लेकिन जहां पे उसको आवश्यकता लगता है वहीं पर वो बोलने का काम करेगा। उसके बाद गुट निरपेक्षता कोई विचारधारा नहीं है। तो ये कोई विचारधारा नहीं था, ये एक आंदोलन था। किसके आंदोलन? जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। उसके बाद गुट निरपेक्षता एक साधन था। ठीक। सो नेक्स्ट है कि भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? सो राइट आंसर बताइए, किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली है वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, लोकसभा के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कौन है लोकसभा के जनक? तो ये है जीवी मावलंकर जी। ओके। नेक्स्ट है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जवाबदेही होती है किसके प्रति?
और किस तरह से जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है वो किस तरह से जवाबदेही होता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, वो प्रत्यक्ष रूप से, निरंतर और सामूहिक रूप से राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है और आम जनता के प्रति भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत स्टेटमेंट को चुनना है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है आप लोग पढ़ लीजिए, देन इसका आंसर बहुत आराम से धैर्य से कीजिए। टाइम दे देती हूँ आपको 10 सेकेंड का। राइट आंसर बताना है और आंसर जरूर दीजिए। ओके, हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए, इसको समझिए एंड उसका आंसर भी कीजिए। और अगर हो सके तो हर क्वेश्चन को आप गूगल सर्च कीजिए ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चंस बैठ जाए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। ओके, अब यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में दिया गया है, तो डीपीएसपी के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि डीपीएसपी वे आदर्श हैं जो न्यायालय द्वारा उनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं। उसके बाद है कि वह देश आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद है इसे कनाडा के संविधान से उधार लिया गया है। उसके बाद है वह निर्देशों के साधन हैं जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिणित किया गया है। कौन कौन से सही है। देखिए, अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो जो डीपीएसपी हमारे संविधान में शामिल है, उसके अंदर जो सुप्रू कमेटी है जो कि 1945 में लाई गई थी, सुप्रू कमेटी, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा गया है जिसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात भी की गई। ठीक, बट ये ना जस्टिफाइबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर राज्य डीपीएसपी को लागू नहीं कर रहा है तो कोई भी आदमी चला जाएगा न्यायालय के पास और उसके खिलाफ केस कर देगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य को अगर ऐसा लगता है कि वो डीपीएसपी के सभी नियमों को लागू कर सकती है तो लागू करेगी, अगर नहीं कर सकती तो कोई नहीं, ये राज्य की अपनी सुविधा पर निर्भर करेगा। ठीक, इसके बाद इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। उसके बाद आपका वह देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो यस, डीपीएसपी जो है हमारे पंचायती राज व्यवस्था की भी बात करती है जिसमें क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को सहायता मिलती है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसे कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इसे कनाडा के नहीं आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ओके, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ है कि वह निर्देशों का साधन है जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिणित किया गया था। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि यह 389 सदस्यों वाला एक बड़ा निकाय था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, 93 सदस्य भारतीय प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए थे। ये इनकरेक्ट है। 292 सदस्य रियायतों द्वारा मनोनीत किए गए थे, इनकरेक्ट है। फोर्थ है संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मंत्री 1946 के प्रस्ताव के तहत की गई थी। तो हमारा फोर्थ सही है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के पहले सत्र में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आप लोग पास कुछ समय है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। जब तक ये देख लेते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ओके, असेंबली के अंदर। और ये किसके द्वारा पेश किया गया था, ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव।
सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे इजी क्वेश्चन है इस सेशन का। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है, राइज ऑफ मोनोपोली। ओके, मार्केट का तो एक्सपेंशन हो चुका है, और अगर जीवन स्तर में सुधार होता है तो ये सकारात्मक प्रभाव होगा, नकारात्मक नहीं होगा। और इंक्रीजिंग इन कंपटीशन, तो कंपटीशन करना एक अच्छी बात होती है, और अगर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है तो प्रतिस्पर्धा के साथ साथ देशों का विकास भी होगा। तो ये कोई बुराइयां नहीं है, लेकिन राइज ऑफ मोनोपोली, एक ही व्यक्ति का अगर अधिकार हो जाए, या एक ही व्यक्ति, एक ही देश का अगर मोनोपोली कायम होने लगे, ये वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव माना जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को समय दिया गया है, आप लोग करेक्ट आंसर सोच समझ कर दे दीजिए। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, फर्स्ट एंड थर्ड सही सुमेलित नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, तो यानी यह ना तो वैधानिक निकाय है, ना ही संवैधानिक निकाय है, और यह महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसके अलावा इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, और लास्ट ऑप्शन है कि इस आयोग ने एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। राइट आंसर चूज करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, 2007 में स्थापना तो हुई थी, और ये प्रशासनिक नियंत्रण में भी है, विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन ये एक वैधानिक और संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये एक लॉ है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल रीजन कि महात्मा गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बनाने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था, लेकिन यह अधिनियम नहीं बन सका। रीजन दिया है क्योंकि ये राज्यसभा में इसको मंजूरी नहीं मिली थी। तो ये करेक्ट है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट। ओके, 64वां संविधान भी संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए किया गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया था। और संवैधानिक जो स्टेटस है वो कब मिला? 73वें संविधान संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की वजह से। नेक्स्ट है आपका एक्स दिए गए हैं, और एक्स के साथ साथ बेसिकली ये सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा है हमारी सिलेबस का, उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। आप लोगों के पास 15 सेकेंड्स का टाइम होगा, अब स्टार्ट होता है। 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं और करेक्ट आंसर बताना है। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर मैच करते हैं। जो आर्टिकल 214 है वो बात करता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक। और जो आर्टिकल 215 है ना, ये बात करता है कि उच्च न्यायालयों के अभिलेखों का न्यायालय होना जरूरी है। उसके बाद आर्टिकल 220 ये बात करता है कि स्थायी न्यायाधीश होने के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध होगा। अगर एक बार कोई न्यायाधीश बन गया तो उसके बाद वो काम करने के लिए 5 साल तक एलिजिबल नहीं होगा, ठीक। उसके बाद उसे कोल्ड पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड पीरियड। उसके बाद आर्टिकल 220 बोलता है कि एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण हो सकता है, यानी उनका ट्रांसफर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका चेयरमैन होता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। So, कुछ समय का टाइम है, हमारी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे इजी क्वेश्चंस तो यही होते हैं। तो बताइए कि कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 एंड 2, यानी राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो व्यापक व्यापार सलाहकार समिति का
और नियम समिति, इन दोनों का सदस्य हो सकता। आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और ऐसे ही कंटिन्यूसली आप लोग क्लास देखिए, और इससे ये होगा कि आप लोग का जब एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले आप लोग कई चीजों को नए ढंग से भी और कई नई चीजों को भी कवर कर चुके होंगे। तो एग्जाम में अगर नए क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन मोल्ड होके फ्रेम होकर आते हैं, तो आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लासेस को डेली देखिए, और जो क्लासेस पहले आपने नहीं देखे उनको भी ध्यान से और जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।